प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें किसी भी एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पिलर की तरह काम आते हैं, क्योंकि वहां से हमें तीन चीजों की क्लैरिटी मिलती है। नंबर वन, हमें पता चल जाता है कि हमारा एग्जामिनेशन जो है उसका ट्रेंड क्या है, क्या वो डिफिकल्ट साइड की तरफ बढ़ रहा है या क्या वो इन डेप्थ क्वेश्चन पूछने शुरू कर रहा है या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनको वो निग्लेक्ट कर रहा है। दूसरा, हमें यह पता चल जाता है कौन से ऐसे नए टॉपिक्स हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा रहा है, ताकि जब भी आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करो तो आपको पता हो कि इन टॉपिक्स को भी मुझे टच करना है, कि कहीं ना कहीं इन चीजों को एक्सप्लोर किया जा रहा है। और नंबर थ्री गाइस, ये हमें इस चीज में भी गाइड करता है कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको किस लेवल ऑफ डेप्थ तक पढ़ना है, क्योंकि अगर आप हर टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ने लग जाओगे, हो सकता है उसकी जरूरत भी ना हो। तो वो पता कहां से चलेगा? वो पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। और दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ हमें अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रीमलाइंड वे से चलाना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रीमलाइंड नहीं है तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो उस प्रिपरेशन को आप कैसे स्ट्रीमलाइंड और स्ट्रक्चर्ड वे में स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए दोस्तों आप हमारी गाइड बुक की हेल्प ले सकते हैं, जहां पे हमने आपको नाबार्ड का क्या स्ट्रक्चर होता है वो समझाया है, नाबार्ड के एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है, किसका क्या सिलेबस है, कौन से सोर्सेज आप रेफर कर सकते हैं, और यहां पे हमने आपको यह भी बताया है कि कौन से ऐसे 6 स्टेप्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो और उसको एंड तक भी लेके जा सकते हो। तो दोस्तों, लिंक इसका बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप इस गाइड बुक को डाउनलोड कीजिए, गो थ्रू कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जैसे आज मैं आपके साथ एक पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा 2024 का, बट इसके अलावा बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं, सिलेबस समझना है, चाहे वो मेरिट का हो, नॉन मेरिट का हो, और या फिर एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच करनी है, तो गाइड बुक को डाउनलोड कर लीजिए, फ्रीली अवेलेबल है दोस्तों आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो, जहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 2024 का ईएसआई का फेज 1 का एग्जामिनेशन। देखिए, ईएसआई फेज 1 का इंपॉर्टेंट पिलर क्यों है? क्योंकि अगर मैं बात करूं, आपके नाबार्ड में एक मेरिट सेक्शन आता है जिसमें जीए, ईएसआई और एआरडी कंबाइंड करके 100 क्वेश्चंस हैं, और इन्हीं से ही आपकी मेरिट निकलती है। अब अगर आप इन टोटल 100 क्वेश्चंस को देखोगे तो इन 100 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस ईएसआई में से आते हैं, जिसका मतलब 40% पेपर ईएसआई है। और अगर आप ईएसआई का पेपर देख रहे हो ना पिछले 2-3 साल से, तो एक मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा है। अगर आपने सभी अपने एरियाज को कवर किया है तो आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो ईएसआई सेक्शन में। देखते हैं दोस्तों, आज का एग्जामिनेशन के पिछले साल का पेपर जो था वो किस तरह से पूछा गया है, तो सॉल्व करते हैं हमारे आपके साथ आज का पेपर। So let's start with the first question. First question was on the scheme that is Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. So the question was, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship is implementing its flagship scheme Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana since the year 2015 for imparting skill development training. The duration of short-term training course under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana is for how many years? Sorry, for how many hours? चलिए, तो कितना आवर्स है जी? आंसर है यहां पे 300 to 500 आवर्स हियर, ठीक है। सो गाइस, द थिंग हियर इज the answers are already given. I would be solving this question quickly with you. Objective here is to not solve the paper. Objective here is to understand what type of questions are being asked and from where the questions have been picked. Now coming here, the question has been asked from the key feature of Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, which is a flagship scheme in terms of imparting the skills. स्किल्स को कैसे यूटिलाइज करना है, उसके लिए आपकी कौशल विकास योजना सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिकॉज जब भी आप इस स्कीम को पढ़ोगे तो ये सबसे बेसिक पार्ट है जो हम कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन MITH स्कीम। रिसेंटली आई हैव टेकन अ सेशन ऑन दिस MITH स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, ठीक है, ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। So there was a straightforward question. The question was that there are cold storages which are sanctioned by state and central under this specific scheme here. What is the eligible cold storage capacity for assistance under MIDH? That is 5,000 metric ton. And I have already explained this scheme to you guys in my government schemes classes also. So I would request you to watch the scheme in a detailed इन दी गवर्नमेंट स्कीम क्लासेस। कौशल विकास योजना भी कवर कर दी है और मैंने ये भी कर दिया, तो प्लीज आप इनको डिटेल में जाके एक बार जरूर देखिए हमारे चैनल पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फंड हैज बीन क्रिएटेड आउट फॉर कंट्रीब्यूशन मेड बाय बैंक्स ऑन अकाउंट्स ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग
shortfall here. Now this is a very interesting question. Priority sector lending, regional rural banks is one of the most important topics on which recently the NABARD is focusing more. Now the thing is, why they are focusing more on these sort of topics? The answer is quite simple, because NABARD is the managing authority for the regional rural banks, as well as NABARD releases its annual report in which it always talks about the development funds. So this is a question being picked from the NABARD annual report, where it has been talked about the Rural Infrastructure Development Fund. The thing was, this is a clear-cut line, exact line has been taken from NABARD annual report. It has said that the Rural Infrastructure Development Fund, which was instituted in 1996, objective here is to support public investment, ठीक है जी, given the shortfall of priority sector lending. And this comes us to know whenever we talk about agriculture reports, students always ask me, sir कौन सी रिपोर्ट पढ़ूं? भाई आप कौन सी पढ़ो? नाबार्ड की annual report. Now this is must, I must say. This is must, and which edition? Always read the latest edition, because the question from previous edition has already been asked. Okay, so the report that was released in 2024, the question has been asked. So if you are targeting the examination of 2025, I would advise, guys, do not read the report of 2024, wait for the notification and then read the latest report. But that report is very, very important. Now this is the thing that has been asked from union budget. So union budget previously was released in the final budget was released in the month of July. So guys, कभी भी यूनियन बजट रिलीज होता है, इस साल जैसे यूनियन बजट रिलीज हो चुका है, आई होप यू हैव गॉन थ्रू द यूनियन बजट. नहीं देखा है तो यू कैन वॉच our video of detailed analysis on union budget as well as on economic survey, because these two documents really play an important role in NABARD examination, and you will see every year or so there are questions being asked from the union budget and economic survey. Again, straightforward question hai, transit oriented development plans has been announced for 14 large cities with population above dash. The answer for that is above 30 lakhs here. So this is the initiative that was announced during the government or during the union budget, but I would consider it as a moderate question. The reason being that is because in union budget there are lot of initiatives which are being discussed. They are little bit factual in nature. तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक छोटा सा small note बना लो, जो topics announce हुए हैं, make the list of a topic and make the list of the important announcements, be it the money that has been allocated or be it the target cities or the targeted approach on which it will be working. उसको आप अपने पास नोट डाउन करके रख लीजिए. ओके जी, चलिए. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम. नाउ यू विल सी हियर द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द प्रोमिनेंट स्कीम्स related to agriculture, skill development, related to the syllabus here. And the important part here is, guys, you will see that these schemes are consistently being seen in news. Now if you see here question, the question is Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare has launched the Sarthi portal in collaboration with which institute for the farming community under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, which means it's a current oriented question. So obviously when you are reading a scheme, you must know the static part of the scheme, but obviously जो developments हो रही हैं, कोई ऐप लॉन्च हो रहा है, कोई माइलस्टोन लॉन्च हो रहा है, उसके ऊपर आपका फोकस हमेशा होना चाहिए. तो यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? इट वाज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. And guys, recently even the Fasal Bima Yojana, I have taken a session with you because this is something all of you are demanding, specifically the NABARD students. तो यहाँ पे भी सेशन हो चुका है. तो देखिए जो भी प्रोमिनेंट स्कीम्स यहाँ पे प्रीवियस पेपर में आई हैं, मैंने आपके साथ रिसेंटली पूरा स्टोरी लाइन फॉर्मेशन में वो पढ़ाई है आपको. तो आप प्लीज उन स्कीम्स को गो थ्रू करो, क्योंकि वो क्वेश्चन आए हैं तो ऐसा ना हो कि छोड़ दो, अब पढ़ना शुरू कर दो उन स्कीम्स को. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग FSSAI इज लार्ज स्केल इनिशिएटिव फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग सेफ, हेल्दी एंड सस्टेनेबल फूड एनवायरनमेंट with various institutions and workplaces including hospitals was seen in news. So the answer for that is Eat Rights India. Eat Rights India FSSAI का एक इनिशिएटिव है जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव ही ये है कि कैसे हम सेफ, हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके फॉर द हेल्दी फूड हियर. एंड द टैगलाइन हियर इज सही भोजन बेहतर जीवन, फोकसिंग ऑन दी, if I talk about the regulation, collaboration and empowerment approaches to ensure that our food is good for both people as well as for the planet here. Next question is Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. Again, I would say the feature based question. So question is which of the following is not a key feature
of the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. So here are the targets being given here, and when I talk about this specific scheme, this has some specific targets जिसपे काम किया गया था. अब यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एनहांस एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू to 3 lakh crore rupees was wrong here, because these all are the targets to be achieved under the scheme, that is till 2024-25 here. So you can see here aquaculture productivity has been enhanced to 5 tons per hectare, increasing fish production 22 million metric tons for 24-25, increasing contribution to fisheries sectors, that is to 9%, and doubling fisheries exporters to 1 lakh crore by 2024-25 here, and reduction of post harvest losses is the target to be done by 20-25%, from 20-25% to 10%, that is by 24-25. So that is why here this statement is wrong, because this is not a target under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. Now you can see here guys slowly and slowly कि अगर आप ESI की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्कीम पे हाथ स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं, आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्कीम्स पे क्वेश्चन जो हैं काफी पूछे जा रहे हैं. अब आता है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास स्कीम. ऑब्जेक्टिव इज टू इंप्रूव लाइवलीहुड ऑफ द माइनॉरिटीज, पर्टिकुलरली द आर्टिजन्स, and using the components of skill development, education, women leadership and entrepreneurship. आपके आता है which of the following schemes were actually subsumed under the PM विकास scheme here, like सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, उस्तद. So what will be the answer here? Answer here will be that is option number C, 1, 2, 3 and 4. All these schemes are being subsumed under the PM Vikas scheme. Now PM Vikas scheme is a scheme of Ministry of Minority Affairs, and if you are preparing for NABARD examination guys, the schemes being released by Ministry of Minority Affairs, and if they are seen in news, they are very very important. PM Janman scheme, ठीक है जी, PM Juga scheme, then PM Vikas scheme, नई मंजिल स्कीम. एवरी ईयर दे आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द स्कीम्स रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स. तो इसका मतलब हमें अगर प्रेपरेशन करना है तो हमें किस किस सेक्टर में, यानी कि सब स्कीम्स क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, यहां पे तो फोकस करना ही है. इसके साथ साथ हमें कुछ कुछ मिनिस्ट्रीज हैं, अगर उनकी स्कीम्स न्यूज में आती हैं तो हमें पता होना चाहिए कि यार इसको तो मुझे अच्छी तरह कवर करना ही है. तो यहां पे एक मिनिस्ट्री नोट कर लो, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. What is the budget outlay for River Ganga under your Namami Gange program, that is for April 2021 to March 2026? The answer for that is 22,500 crore rupees. Clear cut factual question being asked here. Talking about Namami Gange program, it was started in the year 2023. The scheme was extended till 2026 and the financial outlay given was 22,500 crore rupees under the scheme here. Next question again from unit budget guys. It says according to the unit budget 24-25, venture capital fund of dash has to be set up for expanding the space economy by 5 times in the next 10 years. So what is the answer for that? The amount was, that is 1,000 crore rupees was basically given for the venture capital fund for the space initiatives here. Okay, and the objective here was to catalyze the growth in space sector, encouraging private investment and innovation so that they could position India as a significant player in global space economy here. Next question is the QCI, the Quality Council of India, has released a report by the name of Surajya Recognition and Ranking Framework. Okay, that was released in the month of August. Which of the following is not one of the 4 pillars under these initiatives? So which tells us guys if there is a report being related to the syllabus. So it is about the Quality Council of India's Recognition and Ranking Framework. तो कहीं ना कहीं क्या करना चाहते हैं, गवर्नेंस की बात कर रहा है. Indian political system is a part of ESI. So that's why these sort of reports are very very important. और रिलीज भी एग्जाम से कुछ टाइम पहले हुई थी. तो लेटेस्ट रिपोर्ट, उसमें आपको अब क्या पता होना चाहिए जब भी आप रिपोर्ट्स पढ़ते हो. सो व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, यू शुड नो अबाउट द कंपोनेंट, टॉप कंट्री, बॉटम कंट्री एंड India specific information here. So answer is which of the following is not a pillar here, that is Samanvaya. Coordination was not a part here. These parts are
सुशासन, समृद्धि, स्वास्थ्य एंड शिक्षा इज द बेसिकली 4 pillars of Quality Council of India. Surajya recognition and ranking framework here. Next, again on the very important scheme, I told you na PM Janjatiya Unnat Gram Abhiyan, PM Juga scheme that was announced in the budget, scheme working under Ministry of Minority Affairs, again important. And guys, the same scheme, the question on the same scheme has been asked in the phase 2 examination also of the NABARD. So which tells us if you are preparing a scheme for phase 1, that is not a case like that. You have to prepare the scheme in such a comprehensive manner जहां पे आपकी फेज 1 के साथ साथ फेज 2 की प्रिपरेशन भी हो जाए। तो आप देखो क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पीएम जुगा स्कीम अनाउंस्ड इन द budget. Saturation coverage for tribal families and tribal majority villages. Tribal family and aspirational districts will also be covered here. 75,000 villages are proposed and benefits will be provided to 5 crore tribal people here. So answer here is option number A, 1, 2 and 4. Reason being it was not 75,000, it was 63,000 villages are proposed under this specific scheme here. Which tells us guys union budget if you are going, इस साल देखो यूनियन बजट में क्या हुआ, एग्रीकल्चर के ऊपर आत्मनिर्भरता पल्सेस इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, मखाना बोर्ड हमने बना दिया है, उसके बाद हमने बोला हम कॉटन के ऊपर काम करेंगे, है ना। तो जो जो चीजें एग्रीकल्चर के ऊपर हुई हैं या जो जो चीजें बजट में अनाउंस हुई हैं, आप सब उसको अच्छी तरह से समझ लो, बिकॉज अभी तो एग्जाम से कुछ टाइम पहले था तो याद भी था। अब अगर इस साल एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो मैं बोलूंगा अभी से ही उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो और नोट्स बना लो छोटे छोटे अपने पास, ताकि उन चीजों को फटाफट में रिवाइज कर सकें। चलिए जी, लेट्स फोकस ऑन माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 is which of the following statement is correct with regards to the modifications made by Union Cabinet to provide benefits of credit risk guarantee on affordable housing. So now guys, previous year Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0 was unveiled, okay, and the question has been asked from that specific scheme because the guidelines of the schemes were released just 2 to 3 months before the examination. So look at the question here. The question is Corpus Fund of Credit Guarantee Fund Trust has been increased from rupees 1,000 crore rupees to 3,000 crore rupees. Loans from banks, housing finance companies, primary lending institutions are covered under credit risk guarantee here. Affordable housing loans to economically weaker sections, low income groups segments are covered under the credit risk guarantee here, and management of the credit corpus group for credit risk guarantee fund trust has been transferred to Housing and Urban Development Corporation Limited from National Housing Bank here. So the question is which of the following statements given here are correct. This tells us that whenever you are going through a scheme, आपको स्कीम के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में हर एक बेसिक चेंजेस पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो भी चेंजेस अनाउंस की गई थी स्कीम के ऊपर उसी पे क्वेश्चन पूछा गया है. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? Right answer was 1, 2 and 3 is the right answer here. Now I would say guys, let's stop a video here and tell me why the fourth statement is wrong, because you might have gone through the Awas Yojana Urban 2.0 पढ़ी होगी आपने, तो मुझे बताओ क्यों स्टेटमेंट गलत है फोर्थ वाला. यहां पे ट्रांसफर तो हुआ है, बट किसको ट्रांसफर हुआ है, दैट वी हैव टू एड्रेस हियर. सो if you look at this question, the reason why this question was wrong is because the management has been transferred to National Credit Guarantee Trust Company Limited. That is the thing, not the HUDCO here. It was transferred to National Credit Guarantee Company from the National Housing Bank. So that is why here the fourth statement was wrong here. Okay ji. So this is how guys, whenever you are approaching a scheme, I always say make it a storyline formation, because आपको सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्कीम समझनी है, ताकि आपको पता हो क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चन को बेटर तरीके से डील कर सकते हो. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम यूनिट बजट. अकॉर्डिंग टू यूनिट बजट 24-25, a financial support for loan up to dash will be provided to 1 lakh students in the form of e-vouchers for interest subvention of 3% loan amount. It will be provided to youth for higher education in domestic institutions who have not benefited in the past from any central government scheme or policy. So what's the limit for that? The limit for that was 10 lakh rupees. That was announced during the union budget here. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. एज पर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा डिसेमिनेशन पोर्टल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, the share of exports of MSMEs specified products in all India exports during 2023-24 was what percentage?
You have to tell me in the terms of approximation value here. Now, what you are learning from here, see, whenever the sessions are going on, your budget session, your monsoon session, your winter session is going on, every time the ministers used to share these data कि एमएसएमई ने इतना सेक्टर इतना हमारी अचीवमेंट की है, या फिर हम इस रैंक में आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आई कुड से कोकोनट प्रोडक्शन, कॉफी प्रोडक्शन, एमएसएमई में इस रैंक पे आ रहे हैं. तो ये अगर जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है ना, दैट इन विच रैंक वी आर स्टैंडिंग, व्हाट इज अवर परफॉर्मेंस ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ द होल ईयर, और इन द पास्ट 5 years हाउ वी हैव परफॉर्म, दीज सॉर्ट ऑफ डाटा should always be read on priority and should always be highlighted before the examination. Because ये भी recent डाटा था, आपका बजट सेशन चल रहा था एग्जाम से पहले, तो बजट सेशन में ये इंफॉर्मेशन दी गई थी. सो आंसर टू दैट वाज दैट इज 46% here. Now I would say again to all of you guys, please do not cram this data. I might know that there will be some students who will be saying sir इसको याद करना नहीं, ये डाटा चेंज होने वाला है. देखो तो देखो, अब देखो एमएसएमई के ऊपर पूरा डाटा बताया गया है कि यार एमएसएमई कितना कंट्रीब्यूट कर रही है हमारी इंडिया के जीडीपी में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूट करती हैं, और एमएसएमई प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट वैल्यू क्या है. यहीं से उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया आपके एग्जामिनेशन में. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑन द स्कीम. नाउ यू कैन सी हियर अगेन ऑन द स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब माइनॉरिटी अफेयर्स. ठीक है जी, पीएम जनमन स्कीम, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान स्कीम has been launched to provide particularly vulnerable tribal group households and habitations with basic facilities. Which of the following is not one of the PVTGs of Andaman and Nicobar Islands included under the PM Janman scheme here? Now, it is a very, very important question, but you will see here now the question has been asked from really in depth. अब क्या आप सारे PVTGs याद करके बैठोगे? नहीं कर पाओगे. ऑब्वियसली यार आप नहीं कर पाओगे. अब मैं आपको ना यहाँ पे एक शॉर्टकट बताता हूं जो रिलेशन में काम आता है. Whenever these sort of question comes, we always say कि now let's start reading all the PVTGs which are being covered under the PM Janman scheme. No. There was the news here, guys. The Shompen tribe of the Andaman and Nicobar. ठीक है? The Shompen tribe of Andaman and Nicobar voted for the first time, and it was covered under PVTG. So, when we were covering that specific news, we have read about the PVTGs covered under the Andaman and Nicobar. अब यहां पे वही चीज यहां पे भी हुई है कि जब आपने अंडमान एंड निकोबार के आपको ट्राइबल ग्रुप्स ही पता है, यू कैन सॉल्व दिस आंसर बिकॉज बिरहोर इज नॉट फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार. ठीक है, द रिमेनिंग ट्राइबल ग्रुप्स आर फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार. And this is a kind of an application based question, and obviously this is the new trend now you have to focus on. If you are targeting this as examination, आपको कहीं ना कहीं फोकस करना है कि भाई मुझे ना अब जो चीजें एप्लीकेबिलिटी हैं, जो मैंने पढ़ा हुआ है, उसको मैं कैसे एप्लीकेशन बेस में यूज करूं, वो आपको यहां से सीखना है. ठीक है जी, चलिए. So Birhor are basically from Jharkhand, and that's why I've said this is a difficult question, because if you are taking it from the perspective of a scheme, you cannot solve this question. So this is a question which is an application based question, and this can be solved only in the application based thing only. ठीक है जी, applicability पे ही हो सकता है. फिर आ जाता है जी, as per the Botanical Survey of India, 2,970 plant species featured in IUCN Red List, which of the following is not one of the category of IUCN Red List. Now what they have done is, again from the current part, they gone to IUCN Red List, and here they have asked you on the feature of IUCN Red List, because IUCN, if I talk about the risks that are being said, तो उनकी कुछ कैटेगरीज हैं. अब उन्होंने यहीं पे क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन सी उसकी कैटेगरी नहीं है. तो रेयर इज नॉट वन ऑफ द कैटेगरी हियर गाइस. सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ न्यूज, इसीलिए मैं बोलता हूं कभी भी कोई टॉपिक करंट में न्यूज में आए, आपको उसका बैकग्राउंड पता होना जरूरी है. सो आंसर हियर इज रेयर, एंड दीस आर द कैटेगरीज दैट आई हैव शोन यू आर फ्रॉम द IUCN कैटेगरी. IUCN Red List categories here are extinct, extinct and wild, critically endangered, endangered, vulnerable, near threatened, least concern. So these are the categories here. And again, I would say you do not have to remember all the categories. Again, if you know the basics here, you can solve these questions. But the only thing is, आपको background में भी पढ़ना है. चलिए जी, 17 questions are done. Now let's move towards my question number 18th for the day. That is one question which NABARD has asked us ample amount of time,
That's on fair and remuneration price. We all know that government always talks about minimum support price, and MSP and FRP are one of the important topics whenever you talk about the NABARD examination. Obviously, they are related to agriculture, but the thing is, guys, there's a topic of Indian agriculture given in ESI also. So that's why you will see some sort of questions being picked, which you will see from agriculture current affairs are being asked in ESI current affairs also. So the question was FRP किसके लिए दिया जाता है? FRP दिया जाता है sugar cane के लिए. And I would say this is an easy question because if you are targeting NABARD examination, that thing तो you must know. Let's look at the next question here. Nothing is, which of the following is not one of the commodity boards under the Department of Commerce here? This is again something I am saying, guys, that could be picked from the NABARD annual report या फिर जो PIB की न्यूज आती है ना बोर्ड्स के ऊपर, वहां पे ऐसी इंफॉर्मेशन दी होती है. तो ये these are not that much easy questions, but this is a new sort of exploration you should do when you are preparing for this examination. कोई नाबार्ड के कोई बोर्ड्स के डिस्कस कर रहा है एग्रीकल्चर या फिर कोई ऐसे इनिशिएटिव्स है जो कि एग्रीकल्चर या ESI से रिलेट करते हैं, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए. आई वुड से इट्स नॉट अ इजी क्वेश्चन, बट इफ यू हैव प्रिपेयर्ड इन अ थॉरोड मैनर तो आप इस चीज को कैटर कर सकते थे. सो आंसर हियर वाज रेजिन एंड गम बोर्ड. तो ये कहीं ना कहीं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है. अगर आपने रेजिन एंड गम बोर्ड को वैसे ही पढ़ा हुआ और आपने पता हो किसके अंदर आता तो भी आप कर सकते हो. दिस इज अ क्वेश्चन अगेन बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द करंट पर्सपेक्टिव ऑफ अग्निवीर स्कीम. So let's see the question here. As per the recent government decision, what percent of vacancies will be reserved for ex-Agniveers in the recruitment to the posts of constables, riflemen in the Central Armed Police Forces and Assam Rifles? The answer was 10%. That is the current development related to this specific scheme here. Next है जी, NABARD has the unique distinction of being accredited as the national implementing entity or direct implementing entity of which of the following funds attributed to climate change. ये भी क्वेश्चन कहां से पूछा गया? डायरेक्ट NABARD annual report से. And this was an information given even in the press information bureau also just before the examination. So that's why I would say, guys, so your understanding of current affairs you have to prepare in a very comprehensive manner. अब आपको ऐसे जगह लग रहा है बहुत ही सर मुश्किल सवाल है, और ऑब्वियसली अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो मुश्किल भी होने वाला है. तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत कॉम्प्रीहेंसिवली होनी चाहिए. बिकॉज लुकिंग एट थिंग है, NABARD एक्चुअली इज इम्प्लीमेंटेशन acting as an implementing entity for adaptation fund for United Nations framework for convention on climate change, Green Climate Fund and the National Adaptation Fund for Climate Change here. And obviously if you have read the report it will be a moderate question. अगर नहीं पढ़ा तो भाई ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ रहा है. ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा बहुत ही इजी क्वेश्चन था PM मित्रा स्कीम के ऊपर. के PM मित्रा स्कीम के अंदर there were 7 states on which the PM मित्रा parks are supposed to be are proposed to be set up. So which of the following is not one of the states? The answer was Rajasthan here, and these 7 states are Tamil Nadu, Telangana, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Maharashtra. These are the 7 places, and Virudhunagar is the place where the first PM Mitra Park is going to be set up here. And if I talk about आपके एग्जामिनेशन सितंबर में था और अगस्त में ही आपकी ये स्कीम न्यूज में भी थी, आपके सेशंस में भी न्यूज में थी. चलो PIB session में. Let's look at this question, guys. This is again something question that we can expect here because ethanol supply blending program was consistently seen in news before your examination. So the question was, ethanol blending program is an initiative by the government of India to increase the use of ethanol as a fuel in petrol. The EBP aims to achieve 20% blending by ethanol supply year, that is by the year 2025-2026 here. Okay, Ji, so that is the thing about ethanol blending program here. Again, I would mark this question as easy because this is something we are consistently seeing in news and it's a straightforward question, nothing new was there. Then, the government of India has taken several steps to attract investments in the renewable energy sector. One of the key decisions in this regard is to allow up to -% of foreign direct investments in the renewable energy sector under the automatic route, including solar energy products here. This is again the question. There was the news in Press Information Bureau regarding the
India's efforts taking on renewable energy, the information was shared by Ministry of New and Renewable Energy. And there the exact information, the exact line has been shared. The answer was, that is 100% will be the answer here. Again guys, here but now you guys are able to understand is that बहुत comprehensively आपको पढ़ना पड़ेगा. और ये कोई ऐसा फैक्ट नहीं है कि मैं बोलूं हर बार चेंज हो जाता है. ये एक लॉन्ग टर्म फैक्ट है, काइंड ऑफ अ माइलस्टोन इज देयर on which you are seeing a question. So whenever you come across these sort of datas which are sort of a milestone here and a major changes are made here, so you should always have an idea on those things. This is one important learning you can take from here. Then is, which policy have been retained at 6.7% by the Reserve Bank of India in August 2024? That is actually a question that has been taken from Monetary Policy Committee. एंड गाइज आरबीआई की टेंडेंसी, सॉरी नाबार्ड की टेंडेंसी है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे वो काफी बार क्वेश्चन पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछ चुका है पहले भी. तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आती है तो उसको छोड़ मत दो. और वैसे भी अब आप फाइनेंस बिल्कुल मत छोड़ो, बिकॉज जनरल अवेयरनेस में फाइनेंस को बहुत ज्यादा डिटेल में पूछा है उन्होंने इस बार. एंड इट कैन बी अ वन ऑफ अ थिंग ऑल्सो, बट we should not take a risk on that thing. And I would say guys, you should start preparing the financial current affairs also now for NABARD. Do not go for that much high priority because, but you must have an idea. छोड़ के मत जाना, ये लर्निंग है. और ये कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्वेश्चन आया था कि बैंक रेट और मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो है वो 6.75% पे जो है वो कर दिया गया. और हमें पता है LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेट भी अब जो है वहां पे कम किया गया. सो आंसर वाज ऑप्शन नंबर 3 and 5 वाज द राइट आंसर, बट दैट वाज अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन, जब एग्जाम डेट था. अब these sort of data obviously will keep on changing, so for that purpose always read the latest release data before the examination. Okay ji, now let's focus on next question. That's on public procurement policy for micro, small and enterprises mandates -% of annual procurement by the MSMEs by the central ministries or departments, with 4% from SC/ST MSMEs and 3% for women entrepreneurs. So the answer was, that is 25% is the right answer here. I would say this sort of questions are moderate based questions because this is all about the comprehensive understanding which you guys have to do for your examination. Now, this is the question that is based on general social justice or gender issues. Arrange the acts passed by the Parliament of India to prevent the discrimination against women across different economic sectors. That is Equal Remuneration Act, Minimum Wages Act, Payment of Wages Act, Maternity Benefit Act. And guys, for this question I would say दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, बिकॉज एक्ट को याद करना बहुत मुश्किल बात है. पहली बात तो एक्ट याद करना और उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ठीक करना. इन माय ओपिनियन, इफ यू सी दीस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन एंड यू विल सी दीस सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन वेयर एग्जामिनर इज एक्चुअली ट्राइंग टू बेसिकली टेस्ट यू और इट वांट्स टू सी वेदर व्हाट्स योर मेंटल प्रेजेंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अब आप इस क्वेश्चन पे आगे बहुत लोग टाइम वेस्ट करने वाले होंगे कि यार मैं देखता हूं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2016 था, पेमेंट वेजेस एक्ट ये था. आता है, बहुत अच्छी बात है. जनरल केस में काफी बच्चों के क्वेश्चन नहीं आता होगा, तो इट्स बेटर टू लीव दो सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस. इसकी आप प्रिपरेशन भी नहीं कर पाओगे. अब ऐसा नहीं कि आप जितने एक्सपर्ट हो सबको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखने बैठ जाओ. नो, इट्स अ वन ऑफ अ क्वेश्चन. ऑब्वियसली इफ दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, कहीं ना कहीं नाबार्ड पूछता है. नाबार्ड ने हमसे ये पूछा हुआ है जब वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था पिछले साल, ठीक है, दैट वाज इन 2023, सॉरी नॉट 24, 23 में वर्ल्ड कप हुआ था. तब भी उन्होंने पूछा था कि बताओ जी इंडिया ने इसमें से कौन सा वर्ल्ड कप होस्ट किया है, सोलली कौन सा होस्ट किया है. तो यार ये जो चीजें आएंगी ना आपके एग्जामिनेशन में, वो हमेशा आपको याद रखना है. यू कैन लर्न, बिकॉज दैट यू कैन लर्न, बिकॉज इट वाज आफ्टर मेनी इयर्स इंडिया सोलली वाज बेसिकली you can say that the वर्ल्ड कप वाज होस्टेड बाय इंडिया. बट यहां पे क्या है कि ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपको क्रोनोलॉजिकल नहीं याद होंगे. So I would say this is a very difficult question. Obviously, the answer for that is Payment Wages Act was the first. Then we have Equal Remuneration Act. Then we have Minimum Wages. Then we have Minimum Wages Act. Then we have Maternity Benefit, and last was the Equal Remuneration Act here. So this is the actual chronological order for that. But I must say, guys, this is something we cannot work on. So that's the most difficult question, and I would advise if these sort of question comes, छोड़ दो. अब देखो अगला क्वेश्चन कितना सही आया है. Diksha platform under the Samagra Shiksha Abhiyan is managed by which of the following entities? So you might have read many things about Samagra Shiksha Abhiyan, but this is a simple, I would not say simple, but the sub-component the question has been asked. Diksha portal is actually being managed by NCRT. Okay ji? Samagra Shiksha Abhiyan, one of the most important scheme of Ministry of Education,
And guys, you will see education related initiatives, minority affairs, social justice regarding women. So NABARD basically plays with the government schemes on every angle. It's not that only one angle they are focusing on. एजुकेशन हेल्थ, तो जो अगर आप नाबार्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपको हर सेक्टर की स्कीम अच्छी तरह से पढ़नी है. चलिए अगला आता है, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ द national level multi-state cooperative societies. These cooperative societies are related to which of the following sectors? Certified seeds, organic farming, distribution of fertilizers, exports, palm oil production. And this is an application based question, my dear friends. This is something, if I talk about here, obviously if you are good in static you can solve, but I would say this is a completely application based question here. अगर आप cooperatives की बात करोगे तो आप सुन रहे हो क्या, इसकी cooperative है, इसकी cooperative है, तो ये application based question था. ठीक है जी. एंड द आंसर वाज 1, 2 and 4 was the answer here, because for palm oil production and for distribution of fertilizers there are no specific cooperatives जो हैं वहां पे नहीं है. तो देखिए there are the 3 national level multi-state cooperatives are approved, that is on exports, organic produce and the seeds here. And that's again the information that has been taken from Press Information Bureau, because the multi-state cooperatives were basically launched by the government of India, और वहीं से स्टेट उन्होंने आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है. चलिए जी, अगला आता है, प्रेजेंटली cooperatives carry out which of the following sector, cooperatives are carrying out activities in which sectors in India? Again, it's an application based question here. Banking, fertilizers, handloom, dairy. So answer will be all, because cooperatives हर सेक्टर में, डेयरी की भी हैं, हैंडलूम की भी, फर्टिलाइजर्स की भी, और बैंकिंग कॉपरेटिव्स तो इंडिया में है ही. Next question, Mission Vatsalya. So Mission Vatsalya focuses on child protection, providing care, support and nurturing environment to vulnerable children through various environment welfare programs. Under the Mission Vatsalya, the support is not extended to which of the following under its non-institutional care component? It is adoption, foster care, aftercare, sponsorship या फिर guardianship. The answer is guardianship is the right answer here. And the non-institutional services under the Mission Vatsalya are basically provided for, you can see here my friends, sponsorship, foster care, adoption and aftercare, and the monthly grants are being provided under the Mission Vatsalya scheme here. Next question on the Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan. ठीक है जी. Again I would say this is a very easy question, quite straightforward question they have asked you. PMSYM provides pension for unorganized workers earning less than 15,000, ensuring post-retirement security. Which of the following is the eligible age group here? तो eligible age group कहाँ पे कितना है जी? That is 18 to 40 years. Here where we are assuring a pension of 3,000 rupees. Okay, चलिए. Next question is, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises conducts skilling and upskilling program for youth through various schemes and organizations. Which of the following is not one of the schemes? So question actually they are asking is, which of the following is not a scheme of Ministry of Micro, Small and Enterprises? And you can see here, Rural Self-Employment Training Institution, if I talk about, is a part of the NRLM scheme, which is working under Ministry of Rural Development here. And from that part you can get the answer, because Rural Self-Employment Training Institute जो है वो self employment rural areas की बात करता है, और वो Ministry of Skill Development का पार्ट है, Ministry of MSME के अंडर डायरेक्टली नहीं है. So that is why here the answer can be taken here. And again I would say here your comprehensive knowledge is required here, because अगर आपने NRLM नहीं पढ़ा होगा, आपने वहां पे उसको इन डेप्थ में नहीं पढ़ा है, तो ये चीज आपको नहीं पता और आप इसके आंसर में हमेशा कंफ्यूज होते रहोगे. सो दैट इज द थिंग हियर. Comprehensive understanding of a scheme is very, very important, and applicability of that is the most important thing. Which of the following is the implementing agency for the sub scheme of RAM, MSc Green Investment and Financing for Transformation scheme here? That is MSME gift scheme, and that is the next is MSc scheme for promotion and investment in circular economy, that is MSc SPICE scheme here. And the answer for that was, that is SIDBI here. तो जब आप RAM scheme पढ़ते हो, आप पढ़ते हो ये दो सब स्कीम है जिसको SIDBI कंट्रोल कर रहा है. Next is guys, according to the Union Budget 24-25, which of the following state is not included under the Purvodaya, a comprehensive plan for all-round development of the eastern region here?
West Bengal, Chhattisgarh, Bihar, Jharkhand, Andhra Pradesh. The answer for that is Chhattisgarh was not the part of the Purvodaya plan here. नेक्स्ट है जी, एक पेड़ मां के नाम इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे व्हिच इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे. नाउ यू कैन सी हियर इट्स अ कॉमन जीए क्वेश्चन, डेजी न्यूज क्वेश्चन जो कि हम जीए में पढ़ते हैं. वहां से इन्होंने क्वेश्चन निकाला हमें ईएसआई में. क्यों? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज हमारा टॉपिक है, तो शायद हो सकता है वहां से बना के उन्होंने क्वेश्चन निकाल दिया. आंसर वाज दैट इज ऑन 5th of June योर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड. सो दिस इज हाउ यू कैन टैकल दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन हियर. Now guys, next question is question number 37. As per the Niti Aayog Sampurnata Abhiyan, identify the scheme of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare related to which one knowledge performance indicator in aspirational district program as well as the aspirational block program here. Is it National Bamboo Mission, Mission for Integrated Development of Horticulture, Soil Health Card, per drop more crop या फिर परंपरागत कृषि विकास योजना? Again, it is an application based question here. And secondly, whenever you talk about this संपूर्णता अभियान, तो वहां पे सबसे ज्यादा बात होती है इसकी सॉइल हेल्थ कार्ड कंपोनेंट की, बिकॉज ये इट्स अ पार्ट ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एज वेल एज फॉर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम हियर. ओके जी, सो दैट्स अगेन द न्यूज दैट वाज देयर इन पीआईबी से ही इन्होंने क्वेश्चन उठाया था. तो इसका मतलब समझ सकते हो कि ईएसआई अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपका पीआईबी के बिना तो नहीं होने वाला है. पीआईबी तो बहुत अच्छी तरह करने वाला है. Next is Dash is an online portal that was launched by Ministry of Labour and Employment to ensure effective enforcement of the provisions for the Child Adolescent Labour Prohibition and Regulation Act 1986, and the answer for that was Pencil Portal. Pencil Portal, one of the important portal launched by Ministry of Labour with an objective so that we could curb the child labour, or we could work on the provisions of Child Adolescent and Labour Prohibition Act of 1986. Next question, question number 39. एंड दिस इज समथिंग गाइस आई वुड से कि अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नाबार्ड की तैयारी कर रहे हो, तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बैंकिंग सेक्टर के रिगार्डिंग आती है तो वो हमें पता होना चाहिए. एज पर दी आरबीआई गाइडलाइंस, बल्क डिपॉजिट इन केस ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स मींस अ सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट ऑफ डैश एंड अबव. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये गाइडलाइन आई थी आरआरबी में, और आरआरबी कौन रेगुलेट कर रहा है? नाबार्ड कर रहा है. किसके एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं? नाबार्ड की कर रहे हैं. विच मीन्स एनी चेंज विच इज फोकसिंग टुवर्ड्स द कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो द आंसर फॉर दैट वाज दैट इज 3 crore rupees is the answer here. That's the bulk deposits have been raised in case of regional rural banks here. Now coming to the final question for the day, guys, that was being asked in the previous year paper. Which of the following is the first community institution created by NABARD for achieving inclusive development in India? Farmers Produce Organization, Vikas Volunteer Vahini, Off Farm Producer Organization, Self Help Groups या फिर Joint Liability Groups? The answer for that was Vikas Volunteer Vahini. ठीक है, which is the first community institution created by NABARD, and the source can be, again you can think about NABARD annual report. So guys, this was about your paper of economic and social issues. So what is the major learnings for all of you if you are targeting the examination of 2025? Number 1, आपको schemes ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिमिटेड मिनिस्ट्रीज पढ़ के जाओ. एग्रीकल्चर यू हैव सीन, एजुकेशन यू हैव सीन, माइनॉरिटी अफेयर्स यू हैव सीन, social justice skill. The questions are being asked from all prominent ministries, which means all ministries whose schemes are seen in news are important for the examination. Second thing, with regards to ESI current affairs, if there is a sort of a milestone, if there is a sort of, I could say, achievement being done by any specific sector and that has been briefed about by the minister, that sort of data is very very important. That we have seen in case of the FDI in the renewable energy sector. We have seen that case in the terms of information talked about MSME, so that is important here. Then we proceed further on. If I talk about here, third will be that now you have to be very I could say prepare in a very in a manner that you can apply your knowledge also.
For example, particularly vulnerable tribal group, your applicability was required here. Then in case of cooperatives, it's just the applicability based question that is there, because इसका कोई static question answer नहीं होगा यार. Urban cooperative means cooperatives किस किस में काम करते हैं आप सारे नहीं पढ़ पाओगे. Then there are some sort of questions which you have to see that every year if they are asking these sort of questions, that is something out of my forte. For example, there was a question on arrange the acts in a sequence order. This is something guys you have to leave. You should not now be focusing more on these sort of questions कि मुझे तो हर एक्ट याद करना है, छोड़ दो. एक क्वेश्चन आए छोड़ दो, उससे बाकी क्वेश्चन खराब मत करो. तो ये बेसिक लर्निंग्स लेके आप अपने एग्जाम की तरफ बढ़ सकते हो. और इसी बेस पे अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और एनहांस करना चाहते हो तो guys we are helping you. So the EduTab is really helping you in a very comprehensive manner. We are providing you the things here. So just go to the website of edutab.in, okay, where you can go to the courses of NABARD grade A. And guys, in a very comprehensive manner, we have designed these courses for you guys, where you can see your video lectures, live classes, study notes. You can see here concept notes will be given here. Doubt sessions are being taken here. The main thing is mentorship, because I told you guidance in a very structured manner you have to prepare. So for that purpose, guidance, one-on-one mentorship is required. And there we will be providing you the mentorship that where you can connect with the calls. आपको adequate mentorship मिलेगी, आप अपने doubts resolve करवा सकते हैं टीचर से बात करके. And these are the courses guys we are offering you. And again I would say for these courses I am not saying कि directly you jump to the courses. Look at the free materials, demo materials आपको मिल जाएंगे, आप पहले उनको देखो. Then make a mind whether you want to join the class or not. आपको लग रहा है मैं खुद कर लूंगा, I am saying बहुत अच्छी बात, आप खुद पढ़ो. Do not take the course. बट अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है, आप एक स्ट्रक्चर लेवल में प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे और आपको लगता है कि मुझे गाइडेंस में मुझे चीज मिल जाए स्ट्रक्चर लेवल पे, देन यू शुड गो फॉर द कोर्सेज. एंड देयर वी आर प्रोवाइडिंग यू दीज टू कोर्सेज. फर्स्ट इज द सिल्वर कोर्स. इफ यू आर क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश इज रियली गुड, योर नॉन मेरिट सेक्शंस यू हैव, यू नो दैट यू आर गुड देयर और उसको आप कर लोगे, बट आपको मेरिट सेक्शन पे फोकस करना है तो यू कैन गो विद द सिल्वर कोर्स, जहां पे आपको लाइव क्लासेस, कंसेप्ट क्लासेस, concept notes, summary sheet, mock tests, interview sessions, then also current affairs will be provided you here. Then if you want to prepare non-merit and merit also in a very comprehensive manner, you can go for our gold course, where again the live classes, concept notes, summary sheets, mock tests and interview sessions will be provided to you here. Now these are the course validity given here guys. Different validities are given here. The courses are here for 1 year, 1.5 years or 2 years. So based on your validity, you can subscribe to the course. And obviously guys, at present when I am making this video, flat 70% off is the thing that we are offering you here. But these offers can change. And they changes from time. So for that, I always say visit to the website, that is edutab.in. प्लीज गो थ्रू द थिंग, ठीक है. जो भी अवेलेबल डिस्काउंट होगा आपको यहाँ पे पता चल जाएगा. आपको उस कोड को डालना है, पेमेंट करनी है, एंड यू कैन गेट दैट आई कुड से द ऑफर हियर. ओके, सो गाइस दिस इज हाउ वी आर हेल्पिंग यू हियर. सो आई होप दिस वीडियो फाइंड्स फ्रूटफुल फॉर योर प्रिपरेशन, बिकॉज यू माइट नो दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड और किस किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं, क्या क्या चीजों पे आपको फोकस करना है. दोबारा देखिए, उनको अपना स्ट्रेंथ एनालिसिस बनाइए, ठीक है जी. And on that note, I will be leaving you for the day, and I wish you all the best for the examination, because now guys, if you are targeting 2025 examination, this is the right time to start targeting your preparation, because starting early is no harm, but starting late in a panic mode and missing something is always a harm, because you are taking a risk. और इतना बड़ा रिस्क अभी लेने की जरूरत नहीं है, तो रिस्क को भूलो, प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए. And on that note guys, I wish you all the best for the examination. Keep working hard, keep preparing hard. Bye.